अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शवाज बलोच फ्रॉम स्कूल ऑफ मोटिवेशन। ज़िंदगी में इंसान मोटिवेशन कहाँ से लेता है? ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जो मुझसे भी कई बार लोग पूछते हैं कि सर आप अपनी मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं? और आज आपके लिए इसी सवाल का जवाब मैं लेके आया हूँ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन कहाँ से लेता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। मैं दूसरे लोगों से मोटिवेशन लेता हूँ जो मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने एक लेवल नीचे देखते हैं तो आप देखते हैं कि भाई वो लोग इवन उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो लाइफ में कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने आप को। वो जो एक टास्क है सुबह दफ्तर जाने का, ये सिंपल टास्क मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे मैनेज करते हैं हालांकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसी सवाल का जवाब आपके पास लेके आया हूँ। ये क्रिटिकल क्वेश्चन, ये $1,000,000 क्वेश्चन कि मैं अपनी मोटिवेशन कहाँ से लेता हूँ। उस बाहिम्मत नौजवान को मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसको मैं देखता था और मैं सोचता था यार ये कैसे मैनेज करता है अपनी चीज़ों को। एक डिसेबिलिटी, मैं इसको डिसेबिलिटी नहीं कहूँगा, एक डिफरेंटली एबल पर्सन होने के बावजूद जो विजुअल इम्पेयरमेंट वो फेस कर रहा है, इसने कैसे मैनेज किया होगा। मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन ये कैसे बहादुर नौजवान डेली रूटीन, मैं सिर्फ डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ, उसने तो बड़ी अचीवमेंट्स की अपनी लाइफ में, वो खुद ही बताएगा अभी आपको अपने सामने अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स। तो चलें उससे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू स्कूल ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा काशिफ, छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दें, व्यूवर्स को बताएं कौन है काशिफ, काशिफ कौन था और कौन है? काशिफ इकबाल 1999 से पहले बहुत खलंडरा, एनर्जेटिक और थोड़ा शरारती। अच्छा। सो 1999 के बाद पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की। अच्छा। पाकिस्तान मैरीन्स मेरी फेवरेट फील्ड, और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा। 11 इयर्स मैंने वहाँ पे स्पेंड किए अपनी ज़िंदगी के, बहुत एक्टिव। और वहाँ पे जो एक लाइफ गुजरी वो यकीनन मेमोरेबल टाइम है। और फिर लाइफ में सडन चेंज आया 2011 के बाद। सडन ब्लाइंडनेस हुई और उस सडन ब्लाइंडनेस के बाद जो लाइफ का फेज स्टार्ट हुआ उसमें संजीदगी पहली दफ़ा शामिल हुई ज़िंदगी में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा तो इस तरह बस। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और ऑडियंस को बताएंगे कि बचपन से आपको फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक हर बच्चे की तरह, या फिर ये आप एक जस्ट एन इंसिडेंट, और ऐसी क्या था, क्या वजह थी, व्हाट वाज द मोटिवेशन? क्या आपका ख्वाब था फोर्सेस ज्वाइन करना? बचपन में मुझे ये अच्छी तरह याद है, जब मैं क्लास 5 में था तो मुझे मेरा एक बचपन का बहुत अच्छा दोस्त कह लें, इस वक्त डॉक्टर है लंदन में, डॉक्टर फ़खर। तो हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग अपने घर के सहन में क्रॉलिंग करते थे। अच्छा अच्छा, क्रॉलिंग। जी, तो ये मेरा ख्याल है बाय नेचर कह ले, बाय नेचर हो गया। ठीक है। अच्छा, तो उस फ़खर ने आपको फौज में भर्ती करा के खुद वो लंदन भाग गया? सही है। अच्छा अच्छा, यानी कि बचपन से आप इसको करते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि फौज में आप रहे तो फौज ने आपको क्या सिखाया और क्या ट्रेनिंग दी, और क्या आप बेसिकली आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो क्या ऐसी कुछ चीज़ काम आई आपको अभी जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, अपनी इस डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं? पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान नेवी में पाकिस्तान मैरीन्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने वहाँ से लर्न की, जब फ़ौज ने मुझे लेसन दिया, वो ये है कि कभी भी अपने दुश्मन से हार नहीं माननी, आपने फाइट करना। सो वो सम टाइम हमारे एनिमीज हमारे सामने होते हैं और सम टाइम अनदेखे होते हैं। अच्छा, तो वेरी नाइस। यानी कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को दुश्मन बना के उसको फाइट करके उसको ख़त्म कर दिया। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ये जो, मैं इसको डिसेबिलिटी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इसको डिफरेंटली एबल कहूँगा, डिफरेंट एबिलिटी कहूँगा। तो ये डिफरेंट एबिलिटी है आपकी, ये कैसे हुई और क्या, थोड़ा ऑडियंस को बताएं। जी, ये जैसे मैंने गुजारिश की कि 2011 से मैंने नेवी ज्वाइन की। सो आफ्टर 8 इयर्स ऑफ सर्विस, 8 साल के बाद मेरे साथ ये सडन प्रॉब्लम हुआ। रात को मैं सोया और सुबह जब मैं उठा तो कंप्लीट ब्लाइंड था। अच्छा। सो एक सडन प्रॉब्लम, फिर उसके साथ इनिशियल जो मेडिकेशंस या जो ट्रीटमेंट जो सारा, लेकिन इन दैट टाइम डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया था दैट यू विल बिकम कंप्लीट ब्लाइंड वेरी सून।
तो बस ब्लाइंडनेस हुई, वो जो ब्लाइंडनेस हुई और उसमें वो ज़िंदगी का जो फेज़ था वो चीज़ें ऐसा ऐसा महसूस हो रही थी कि लाइफ जो है ना एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो रही है कि जो बिल्कुल नया है और उसका न्यू आप वे से एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके। अच्छा काशिफ, मुझे बताएं कि वो मोमेंट, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस के लिए, उस मोमेंट पे आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल किया और आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? सर, ये दो ऐसी चीज़ें जो आपने पूछी हैं, मैं समझता हूँ कि ऑडियंस के लिए यकीनन इंटरेक्टिव है, इसमें इंटरेक्शन है इनके लिए, मोटिवेशन का बायस बन सकती है। सबसे जो पहली चीज़ मैं अपनी फैमिली का जिक्र करना चाहूँगा। फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्टिव है, और वो मैं यकीनन ड्यूरिंग द डिस्कशन आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगा कि जो चीज़ें जैसे जैसे चल रही हैं, लेकिन फैमिली की सपोर्ट वो मेरे पास अल्फाज नहीं है मज़ीद इस पर कि मैं जितना भी वो करूँ उस पर वो कम है। और मैंने उस टाइम को कैसे गुजारा, उसमें 2011 में जो एक महीना गुजरा है ब्लाइंडनेस स्टार्ट होने का, जो फर्स्ट मंथ है, उस फर्स्ट मंथ में मुझे ये एहसास हुआ कि जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है वो मैं भूल रहा हूँ। सो उसको जाहिर सी बात है, उसमें मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह पाक ने ही एक ऐसा रास्ता बना दिया। मेरी चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने की आदत है, शायद वो नमाज ही मैं समझता हूँ कि एक वाहिद ज़रिया है जो कि हमें अल्लाह से हमारा ताल्लुक जोड़ता है। बेशक। तो उसी में ही शायद एक वो अल्लाह पाक ने रास्ता मुतय्यन कर दिया और बंदा उस पर चल पड़ा। ओके, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। अब आप मुझे बताएं कि जब नया ये सफ़र स्टार्ट हुआ उसमें आपने क्या हर्डल्स देखी, क्या मुश्किलात देखी, और मुझे पता है कि आपने उसको बड़ी करेज के साथ उसको फेस किया और उसको ओवरकम किया। वो क्या बेसिकली, जो ऑडियंस भी ये सुनना चाहेंगे कि जो माशरे में जो हर्डल्स हैं वो आपने क्या फेस की और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुश्किलात अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर जैसे कि आपने बताया, मुझे जिक्र किया था एक दफ़ा आप इंटरव्यू देने गए और जब आप टीचर बनना चाह रहे थे तो लोगों ने आपको वो थोड़ा सा एक दो वाक़यात आप प्लीज़ एक वाक़या ज़रूर बताएं ऑडियंस को। हाँ जी, अगर इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि जो मुश्किलात होती हैं देखने में या महसूस करने में, फील का, विजुअल इम्पेयरमेंट में तो यकीन आप चीज़ों को फील करते हैं। सो वो जो फीलिंग्स हैं देखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी आंखों के साथ नहीं हौसले के साथ गुजारी जाती है। क्या खूबसूरत बात की आपको हौसला चाहिए कि ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाती हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुख्तलिफ मामलात में गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने एग्ज़ाम दिया 2016 में फर्स्ट टाइम जी, और उसमें मैंने पूरे पंजाब में 100 कैंडिडेट्स में सेकंड पोजीशन हासिल की। वेरी नाइस, माशाल्लाह। और मेरे लिए अब लोगों ने उस चीज़ को प्रेज़ की, तारीफ़ की वहाँ पे 2016 में, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा ना सोचा कि इसने पेपर दिया कैसे होगा, क्योंकि मुझे अपना पेपर रीड कराने के लिए कि कैसे कैसे जतन करने पड़े, किस किस को कहना पड़ा, कौन सा मुझे रीडर ढूंढना पड़ा, वो एक अलग था। यानी कि आपने एक बड़ी अच्छी एक हाईलाइट की है प्रॉब्लम जी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं स्पेशली, वो कैसे अपने यूनिवर्सिटीज़ में, जो अभी भी ऑडियंस सुन रहे होंगे उसमें विजुअली इम्पेयर्ड भी होंगे, जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में अपने पेपर्स कैसे मैनेज करते हैं और उनको रीडर की कितनी ज़रूरत होती है, और ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल एक हर्डल नहीं होना चाहिए, इनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए कि ये एक स्पेशल फैसिलिटी है और ये कर सकते हैं वेल। और ये आई थिंक ये बड़ा अच्छा आपने हाईलाइट किया। बल्कि सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा इस पे माजरत के साथ जी कि अगर विजुअली इम्पेयर्ड के जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको कंप्यूटर ओरिएंटेड करके और इस तरह फैसिलिटेट किया जाए कि वो खुद उनके लिए एक्सेसिबल हो और उसमें वो किसी तरह की ह्यूमन सपोर्ट के बगैर खुद ही अपने पेपर्स अटेम्प्ट करें, वो ज़्यादा एग्जैक्टली जिस तरह हमारी जो जॉस का सिस्टम है, जिस तरह iOS है उसके अंदर वॉइस ओवर है, तो ये चीज़ बिल्कुल इम्प्लीमेंट। मैं खुद जब मैं अमेरिका का जो मैंने पेपर दिया था ऑनलाइन, तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। अच्छा मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ने कितना आपको हेल्प किया? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि टेक्नोलॉजी डिसेबिलिटी की जो तकलीफ होती है उसको 70 to 80% कम करने की सलाहियत रखती है। 70 to 80%। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको नंबर 1 पे मोबिलिटी पे बात करें, तो मोबिलिटी जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह 8 बजे 2 बजे छुट्टी करता हूँ, फिर मैंने घूमना होता है, अपनी PhD की क्लासेस सारे मामला देखने होते हैं। मेरे पास बड़ा सिस्टम है, मैंने अपना वो सिस्टम उठाना है मोबाइल
और उसके ज़रिए मैंने ऑनलाइन इन ड्राइव या उबर करके इन ड्राइव करके, वेरी नाइस जी। तो इस मोबिलिटी का कर लें, फिर इस तरह एजुकेशन का कर लें जी। मैं सारी अपनी एजुकेशन अपने लैपटॉप पे करता हूँ। अच्छा। फिर इसी तरह शॉपिंग का कर लें, शॉपिंग हम ऑनलाइन वो कर सकते हैं। और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ये भी बताएं ऑडियंस को जी। आप जरा। जो मैं लैपटॉप में यूज़ करता हूँ वो NVIDIA है, ये ब्लाइंड्स के लिए, ब्लाइंड्स के लिए है। ये जॉस के साथ एक्सेस, जॉस अगर ना भी हो आप NVIDIA डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नॉन विजुअलाइज डेस्कटॉप एक्सेस एब्रिविएशन NVIDIA, ठीक है। और इसी तरह जो टच मोबाइल है एंड्रॉयड, उसमें टॉकबैक वो तो बिल्टन आ रहा है जी। तो जिस तरह iOS में एडिशन करना, मैं iOS यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर आप वॉइस ओवर इज एक्सेसिबल जो होता है ब्लाइंड्स के लिए, वो यूज़ होता है। बल्कि सर आपके इस ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू मैं यकीनन ये चीज़ भी कन्वे करना चाहूँगा ऑडियंस को, प्लीज़, कि आपके अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, तो वो यकीनन अगर किसी की फैमिली में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो विजुअल इम्पेयरमेंट का शिकार है, तो स्कूल लेवल से ही आप उसको टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दें। वेरी नाइस। इससे ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ है, या कोई हाँ जी, या कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो प्रोग्रेसिव विजुअल इम्पेयरमेंट का शिकार है, और इन द फ्यूचर उसने वो एट रिस्क है ब्लाइंडनेस के, तो यकीनन उसको आप लिसनिंग पे शिफ्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेक्नोलॉजी पे ग्रूम करें। बहुत अच्छी आपने सजेशन दी और ये बिल्कुल ऑडियंस भी सुन रहे होंगे। अच्छा, मुझे काशिफ बताएं, PhD आप कर रहे हैं, फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर गोल फर्स्ट सबसे पहले तो PhD कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है। लेकिन PhD किसी वजह से कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं किस फील्ड में कर रहे हैं और आपका फ्यूचर गोल क्या है, कि आप क्या PhD के बाद करना चाहते हैं? जी, PhD के बाद मेरे पास जो है ना, मैं समझता हूँ कि देयर विल बी लॉट ऑफ स्काइज। लेकिन वो जो स्काइज है मैं सारे पाकिस्तान में रखना चाहता हूँ। और उसमें नंबर 1 पे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माशरे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माजूर एंड मोहताज। वेरी नाइस, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 2, बहुत ज़रूरत है इस चीज़, बहुत ज़रूरत है। और नंबर 2 पे मैं एक मैसेज, या यूँ कह लें कि एक जो मेरा गोल है, जो मैं अपनी सोसाइटी में राउंड द कंट्री जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ भी हो, तालीम या एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान की हालत बदल सकती है। क्या खूबसूरत बात, मेरे पास बिल्कुल कोई शक नहीं है इसका। हाँ, मेरे पास मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस या लाइफ की लर्निंग या जो भी सारा कुछ है, मैं समझता हूँ कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ, PhD कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में ना मैं समझता हूँ किसी पर्सनैलिटी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी एजुकेशन का था। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, और मैं इसी के लिए काम करना चाह रहा हूँ इन द फ्यूचर। इसलिए आपकी PhD भी स्पेशल एजुकेशन। जी। ओके, एनी लास्ट मैसेज टू द पीपल हु आर वाचिंग यू, कि भाई मैं अगर कर सकता हूँ इस हालत में तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक पावरफुल मैसेज दें ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। और स्कूल ऑफ मोटिवेशन यही इस तरह की स्टोरीज ही लाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है कि ये ऐसे लोग हैं माशरे के जो हमारे रियल हीरोज़ हैं। प्लीज़ कोई मैसेज दें आप ऑडियंस को। ओके, मैं समझता हूँ स्पेशली यूथ को जो डिसअपॉइंटेड है आज की। जी। जब दरिया बहता है और दरिया की जो खामोशी होती है, उस खामोशी को देखते हुए अगर आप दरिया को ज़रा गौर से देखें तो दरिया की आंखें नहीं होती, लेकिन आंखें ना होने के बावजूद दरिया अपना रास्ता समंदर तक पहुंचने तक खुद ही ढूंढ लेता है। क्या खूबसूरत। तो समंदर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढे जी। पानी अगर खुद को एक ऐसे पानी की तरह रखें जो बेहतर है, पानी अगर बेहतर है तो लोग उससे वजू करते हैं, और अगर पानी ठहर जाए तो फिर उसमें बदबू पैदा हो जाती है। अपनी शख्सियत को इस तरह बनाएं कि लोग उससे वजू करें, उससे फ़ायदा उठाएं। और इसके लिए हमेशा मैं ये ज़रूर कहूँगा, इसके लिए आपको एक सोच रखनी चाहिए कि देने वाला बनना है, और देने के लिए अपने पास इल्म रखें, देने के लिए अपने पास हर वो चीज़ रखें जो आप समझते हैं कि जिससे किसी को फ़ायदा हो सकता है, और सबसे अच्छी चीज़ इल्म है, और इल्म इसके लिए आपको हासिल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच काशिफ, सच अ पावरफुल मैसेज। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप स्कूल ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पे आए और एक और इंस्पिरेशन स्टोरी में लेके आए, और मुझे एक फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि मैं आपके साथ, मैंने फोर्सेस में भी काम किया है, और माशाल्लाह आप ग्रो कर रहे हैं। आप ग्रो नहीं कर रहे, आप फ्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे हीरोज़ हैं जो हम माशरे को दिखाएंगे और माशरे को बताएंगे कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। व्यूअर्स, आज आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ
और आज मैंने काशिफ की स्टोरी आपके सामने रखी. नाउ ही विल बी बिकमिंग द पॉजिटिव सिटीजन एंड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, और वो स्प्रेड करेगा ये पॉजिटिविटी इंशाअल्लाह. और आप ये देखें कि इसने बात की काशिफ ने कि दरिया जो है जब तक चलता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है, तो उसमें बदबू नहीं पैदा होती. खड़े दरिया में, खड़े पानी में बदबू पैदा होती है. और हमेशा याद रखें, इसको सुन के मुझे वो शेर याद आ रहा है कि किस में हिम्मत है हमें परवाज से रोके, किस में हिम्मत है हमें परवाज से रोके, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं. थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स. इंशाल्लाह एक और स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे. कमेंट करें, बेल आइकन पे दबाएं, और अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू.